इस लेक्चर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इतना हम देखेंगे डिटेल में। चलो स्टार्ट करते हैं मेटल्स को, नॉन मेटल्स को समझना। सबसे पहले मैं बात करूँ कि आपके चारों तरफ हम देखेंगे तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगी जो कि है मटीरियल। और हर मटीरियल किससे मिलकर बना हुआ है? आपके एलिमेंट से। इस अर्थ के ऊपर अभी तक जितने एलिमेंट मिले हैं वो हैं आपके 118 टाइप के एलिमेंट्स हमको मिल गए हैं, ठीक है। और हर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला मेटल, एलिमेंट को या तो आप मेटल में डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप उनको मेटलॉइड में डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप उनको नॉन मेटल में डिवाइड कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि मेटल के बारे में तो सुना है और नॉन मेटल के बारे में भी सुना है, लेकिन ये मेटलॉइड क्या चीज़ है? तो मैं बता देता हूँ। 118 टाइप के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो? बिल्कुल कर पा रहे हैं। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल्स के बारे में हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, नॉन मेटल के बारे में हम डिटेल में देखते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मेटलॉइड नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताने के लिए कि एक चीज़ और होती है जो कि होती है मेटलॉइड, जो आधी मतलब 50% मेटल की तरह बिहेव करती है और 50% नॉन मेटल की तरह बिहेव करती है। समझ में आ गई बात? तो हम स्टार्ट करते हैं मेटल से। तो आपके सामने मैं बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स ला के रख दूँ, है ना, जो एलिमेंट्स के छोटे छोटे सैंपल या टुकड़े ला के मैं आपके सामने रख दूँ, और मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो आपको देख के बताना है, मतलब उनकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के आपको बताना है। यू हैव टू टेल अबाउट द दीज आर मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। किसकी? आपके मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मालूम होनी चाहिए। इफ़ यू डोंट नो अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो आप देख के बता ही नहीं सकते। तो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है? पहली होती है मेटल्स आर मैलेबल। मैलेबल का मतलब क्या है? देखो, मैलेबिलिटी का मतलब होती है कि जो मेटल्स होते हैं उनको अगर आप हथौड़े से ठोकोगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? उस करेक्टर को, उस मैलेबल होना या मैलेबिलिटी होना बोलते हैं। नेक्स्ट होता है डक्टाइल होना। डक्टाइल होना या डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल को अगर आप खींचोगे तो वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रॉपर्टी को डक्टाइल होना या डक्टिलिटी बोलते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डक्टाइल क्या होता है, मैलेबल क्या होता है। मैलेबल मतलब पतली शीट में कन्वर्ट हो जाना, पतली शीट में कन्वर्ट हो जाना। और डक्टाइल का मतलब होता है कि एक वायर में, ये मेटल है, इसको खींचूंगा मैं इधर और इधर तो एक वायर में कन्वर्ट हो जाना, है ना। कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ वायर इज नोन एज डक्टिलिटी, कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ शीट is known as malleability. I hope you got the point. What is the meaning of the malleability? What is the meaning of ductility? Let's move further. ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। हीट का मतलब इनके अंदर अगर टेम्परेचर दिया जाएगा तो पूरी की पूरी मेटल की बॉडी जो होती है वो पूरी की पूरी गर्म हो जाती है। क्लियर हुई बात? ओके। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं तभी हम इन देख पाते हैं कि जितने भी बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वो सारे आपके मेटल्स के ही बने होते हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मैं बता दूं कि जो एक मेटल होता है ना, मेटल के अंदर एक चीज़ पाई जाती है जिसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और जिस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना, या बोल दो कि किसी भी एलिमेंट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाए, उसको ही हम मेटल बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में देखा होगा कि अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, मतलब कि किसी दूसरे एलिमेंट को देने के लिए फ्री हैं, तो वो क्या बोले जाते हैं? वो मेटल्स बोले जाते हैं भाई, है ना। आराम से दे देंगे दूसरे को, वो आराम से अपना आउटर मोस्ट शेल फिल कर लेंगे, वो रिलीज कर देते हैं। तो अगर उनके पास फ्री है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? अपने अंदर फ्लो भी तो करवा सकते हैं। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो बोला जाता है क्या? गुड कंडक्टर या फिर अब बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये लस्ट्रस होते हैं। अब आपके दिमाग में आना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लस्ट्रस। ये लस्ट्रस होने का मतलब क्या है? चमकीले होना होता है ना। लस्ट्रस होना मतलब चमकीले होना। इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब होता है कि ये बहुत मजबूत होते हैं, ऐसे बोल सकते हो। सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन हर एक मेटल सॉलिड होगा ये जरूरी नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे मैं एक्सेप्शन बताऊं यहाँ पे तो सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो कि सॉलिड नहीं होते हैं। ये बहुत साबुन की तरह सॉफ्ट फॉर्म में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे। रिमेंबर दिस पॉइंट। लेट्स मूव फर्दर। इनका हाई बॉइलिंग और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। किसका? मेटल्स का। अगर इनको पिघलाना है तो बहुत बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा बॉस आपको। लेट्स मूव फर्दर।
अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल का मतलब होता है कि ये रिएक्शन कैसे करते हैं। मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। यहाँ पे मैं कोई भी मेटल ले लेता हूँ, सबसे इजी जो अपना होता है सोडियम ले लिया। सोडियम को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका Na2O। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो बार बार स्ट्राइक कर रहा होगा कि ये 2 क्यों आया ना, 2 कहाँ से आया। तो अगर आपको फॉर्मूले बनाना नहीं आता है तो देखो कैसे बनते हैं। अगर Na का और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना है तो Na के नीचे आपको Na की वैलेंसी लिखनी होती है जो कि कितनी होती है 1। ऑक्सीजन के नीचे उसकी वैलेंसी लिखनी होती है जो कि होती है -1। लेकिन फॉर्मूले बनाते टाइम आपको माइनस प्लस नहीं लगाना होता, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इनको बेसिस पे लिख देना है। मतलब Na के बेस पे आ जाएगा 2, ऑक्सीजन के बेस पे आ जाएगा 1। 1 को लगाओ या मत लगाओ तो फॉर्मूला बनेगा Na2O। आई होप यू गॉट द पॉइंट हाउ वी कैन क्रिएट द फॉर्मूला हियर। बात आगे समझ में, ये आपका फॉर्मूला बनाने का तरीका। तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, Na2O विच इज ऑल्सो नोन एज द मेटल ऑक्साइड। ओके, लेट्स मूव फर्दर। आगे बोला है कि मेटल अगर पानी से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा। चलो करवा देते हैं पानी से रिएक्ट भी, ये Na को ही करवा देते हैं H2O से। तो ध्यान से देखो एक बात, अगर ये H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा NaOH प्लस H2। अब बोलोगे ये कैसे कर दिया आपने, मतलब हाउ कैन बी दिस पॉसिबल। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे हुई रिएक्शन। ये तो एक आइडल रिएक्शन हो गई, कैसे हुई वो देखते हैं। Na यहाँ है, बिल्कुल है। H2O को क्या लिख सकता हूँ मैं, O सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H लिख सकता हूँ। अगर OH2 टूटता है तो कुछ OH और H में टूटता है, तो Na जो होता है वो प्लस का होता है, OH माइनस का होता है। तो ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाता है। NaOH एक साथ चले जाते हैं और हाइड्रोजन अलग निकल जाता है। तो हाइड्रोजन हमेशा आपके कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है, मतलब 2 हाइड्रोजन एक साथ मिलेंगे हमेशा। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और आपका हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये आपको याद रखना है कि मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोक्साइड आपके रिजल्टेंट वैल्यू आपको मिलती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट हाउ वी कैन रिएक्ट द वैल्यूज हियर। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ध्यान से और क्या क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। आगे कौन सी रिएक्शन देखनी है, आगे देखेंगे मेटल रिएक्ट विद एसिड। अगर मेटल का मैं एसिड के साथ में रिएक्शन करवा दूं, मतलब Na का रिएक्शन HCl के साथ में करवाऊंगा तो आपको आंखों के सामने पता चल रहा होगा कि ये प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो हेयर विल बी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल हैपन हियर। तो Na यहाँ आ जाएगा Cl के साथ में और हाइड्रोजन गैस निकलेगी जो कि कंपाउंड की फॉर्म में होगी। तो बात आगे समझ में। तो इस तरीके से आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल चीजें घटित होंगी। बात आगे से। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल जो होता है वो वाइस वर्सा होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है मेटल का, सबको पता है। अब देखते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। ना तो ये मैलेबल होता है, मैलेबल नहीं होता है, शीट भी नहीं बना सकते। इसको दबाएंगे तो टूट जाएगा, भट्ट से टूटेगा। कैसे टूटेगा, भट्ट से। मतलब फॉस्फोरस ले लो, सल्फर ले लो, सल्फर क्रिस्टल की फॉर्म में आता है ऐसा। अगर आप इसके ऊपर प्रेशर लगाओगे तो शीट थोड़ी ना बनेगा, ये तो कचूमर बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। तो मैलेबल भी नहीं होता है, ना ही डक्टाइल होता है। नेक्स्ट होता है डू नॉट कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी शाइनी भी नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट होता है, याद रखना सॉफ्ट होता है। स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है, वेरी लो मेल्टिंग एंड हीटिंग पॉइंट होता है। बस मेटल का उल्टा कर देना। इट कैन बी सॉलिड लिक्विड गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सब गलत करते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकता है, ये लिक्विड में मिल सकता है और ये गैस में मिल सकता है। आपको ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बोलूँ कि ये एक सॉलिड है, सॉलिड रखा है रूम में, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये मेटल ही होगा, इट कैन बी नॉन मेटल। ओके, आगे चलते हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। सबसे पहले नॉन मेटल की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ कराता हूँ तो क्या बनता है ना, दिमाग में यही आता है। तो मैं यहाँ पे नॉन मेटल ले लेता हूँ कार्बन। आप बोलोगे कार्बन थोड़ी ना नॉन मेटल होता है, मैं बोलूँगा होता है। कार्बन को हमेशा आप नॉन मेटल की तरह ही कंसिडर करके पढ़ते हैं। प्लस ऑक्सीजन, अगर मैं C और O को मिला देता हूँ तो बनता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि होता है CO2। तो बिल्कुल नॉन मेटल को अगर ऑक्सीजन से मिलाते हो तो क्या बनता है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट, नॉन मेटल ऑक्साइड समझ में आ गया। अगर मैं नॉन मेटल को पानी में डालता हूँ ना, किसी भी नॉन मेटल को, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होती, कोई रिएक्शन ही नहीं होती। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। नॉन मेटल को अगर सॉल्ट के साथ में यहाँ पे मैं रिएक्शन करवाता हूँ, कोई भी नॉन मेटल ले लेता हूँ, कोई भी, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया NaCl, क्लियर हुई बात। और यहाँ पे ले लिया मैंने यहाँ पे आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल।
तो यहाँ कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो Na है वो Br के साथ में शिफ्ट हो जाता है और यहाँ बन जाता है NaBr, सोडियम ब्रोमाइड प्लस में क्लोरीन। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे घटित होती है। मतलब बेसिकली अगर आप सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी हैपन ओनली, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। नॉन मेटल का अगर रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ में करवाते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पे नॉन मेटल ले लो, कार्बन ले लो, इसका Cl के साथ में रिएक्शन करवाओ तो एक कार्बन के कितने क्लोरीन लग सकते हैं, 4 क्लोरीन लग सकते हैं। 4 क्लोरीन कैन बी एड विद कार्बन, तो ये बनेगा क्या, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, चाहो तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, CCl4 है ना, कार्बन और 4 टेट्रा क्लोरीन है ना, 4 को टेट्रा बोलते हैं। तो नॉन मेटल क्लोराइड बन जाता है जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है। तो बात आ गई समझ में। नॉन मेटल और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं, मतलब नॉन मेटल कार्बन ले लेता हूँ, हाइड्रोजन H2 ले लेता हूँ, यहाँ पे C के कितने, मतलब कार्बन के कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 4 हाइड्रोजन लगेंगे। तो दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं इसको, CH4, जिसका नाम होता है वैसे तो मीथेन, आपको याद नहीं रखना, बस याद रखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, मतलब हाइड्रेट्स बना देते हैं, दैट्स इट। अब हम कुछ एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का एक एक्सेप्शन है। क्या, मैंने आपको बोला था कि जो नॉन मेटल होते हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन मेटल, याद रखना है, दिस इज नॉन मेटल, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी की होती है, ये एक एक्सेप्शन है, ये एक तरीके से कुछ अपवाद हैं केमिस्ट्री के अंदर। अब आपसे मैं बोलूँ कि नॉन मेटल लस्ट्रस भी नहीं होता, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है, जिसका नाम है आयोडीन। तो ये आपको, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। आयोडीन कुछ ऐसा दिखता है, देख रहे हो, चमकीला, एकदम लस्ट्रस सा दिख रहा है। नेक्स्ट होता है हार्डनेस और सॉफ्टनेस, मैंने बता ही दिया था। मेटल हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सारे क्या है, ये मेटल्स हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट होते हैं, आराम से आप इनको नाइफ से कट कर सकते हो, यू कैन इजीली कट। बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं सब फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन एक मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है, मेटल है भाई, है ना, मर्क्यूरी क्या है, मेटल है, जो कि किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में। आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, ऐसा नहीं देखा तो मर्क्यूरी कुछ ऐसा दिखाई देता है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ओके, अब हम बात करेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ईच अदर, कैसे कोई भी एक मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो इसको देखते हैं डिटेल में। आप यहाँ पे कोई भी एक मेटल ले लो, कोई भी एक नॉन मेटल। मैं यहाँ पे मेटल के लिए ले रहा हूँ सोडियम Na, और नॉन मेटल के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ मैं Cl, क्लोरीन। अब दोनों को मेरे को रिएक्ट करवाना है, तो कैसे मैं रिएक्ट करवाऊंगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो Na जो होता है वो क्लोरीन से कैसे मिलेगा, ये चीज़ आपको देखनी कि कैसे रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले हमें इनके ना एटॉमिक स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं Na का और क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले आपको Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 11 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब 2 फर्स्ट ऑर्बिट में, 8 दूसरे में, तो 10 हो गए, और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। वैसे ही क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें पहला 2 होता है, फिर 8 होता है, फिर उसके बाद में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बात आ गई समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसका मैं आपको डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो Na का अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो पहले बनाते हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन विच इज प्रेजेंट इन योर न्यूक्लियस। दूसरा जो होता है वो होता है आपका फर्स्ट ऑर्बिट, जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बिल्कुल प्रेजेंट, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे प्रेजेंट होगा अगले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। बचा 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट का, तो वो आपका थर्ड ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होगा। यही इलेक्ट्रॉन पूरा खेल चेंज कर देगा। ये रहा आपका लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं क्लोरीन का आपका इसी तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस बनाएंगे, जिसके अंदर प्रेजेंट होगा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। फिर फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं।
फिर उससे अगले वाले में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उससे अगले वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे मैं 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये आपके 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 1 2 3 4 5 6 7। बात आ गई समझ। इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या इस एक इलेक्ट्रॉन को दे दे। तो हर आदमी वही काम करता है या हर एलिमेंट वही काम करता है जिसमें कम एनर्जी लगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। क्या करेगा, रिलीज कर देगा। और क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को लेके अपना आउटर मोस्ट शेल क्या कर लेगा, फिल कर लेगा। हर एक एलिमेंट जिंदा रहने के लिए याद रखना अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल करना चाहता है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ऑर्बिट ही खत्म हो जाएगा और फिर ऑर्बिट की बारी आएगी इस वाले की जो कि ऑलरेडी फिल्ड है। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, दे देगा। किसको दे देगा, क्लोरीन को। तो ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बात आ गई समझ में। तो क्लोरीन जब देता है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जो आपका लेता है इलेक्ट्रॉन उसको नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन लिया, 1, तो 1 पॉजिटिव, 1 लिया तो 1 नेगेटिव। इतनी बात आ गई समझ में। ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से समझने वाली बात होगी, लेकिन इसको आप एक नेट डायग्राम से या नेट इक्वेशन से कैसे समझाओगे वो इंपॉर्टेंट है। तो कैसे समझाएंगे, यहाँ पे आप सिर्फ स्ट्रक्चर की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और उनका एक्सचेंज आपको सिर्फ दिखाना है, दैट्स इट। तो कैसे दिखाएंगे, हाउ वी विल ड्रॉ दिस, हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे Na के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। ई से या फिर एक डॉट से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस ई लिखा। गिव्स अस व्हाट, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Na बन गया प्लस का 1। बात आ गई समझ में। इसको इक्वेशन 1 दे सकते हो। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और एक इलेक्ट्रॉन इसने अगर ले लिया तो क्लोरीन बन गया क्या आपका पूरा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक लिया है तो -1। बात आ गई समझ में। इसको सेकंड इक्वेशन दे सकते हैं आप। इक्वेशन 1 और 2 को मिला के कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, दिस इज Na 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द क्लोरीन विच इज 1 2 3 4 5 6 और 7, और this 1 electron will be transferred from Na to Cl, then it will gives us what, NaCl. This is the net equation you can write here. This is the net equation. इसको नेट इक्वेशन के नाम से भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप नेट इक्वेशन बना सकते हैं। आपसे जरूरी नहीं कि NaCl का ही पूछे, आपसे मैग्नीशियम और क्लोराइड का भी पूछ सकता है। तो उसको भी कुछ ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। आपको बेसिक आपको कॉन्सेप्ट सीखना होता है बॉस। तो मैं यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड का भी समझा दे रहा हूँ आपको। तो Mg जो होता है और क्लोरीन जो होता है, Mg 2 इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब कि इसकी जो बोल सकते हो कि वैलेंसी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन देने की है। अब 2 इलेक्ट्रॉन देगा Mg, तो यहाँ पे क्लोरीन भी तो 2 चाहिए ना लेने के लिए। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन चाहिए होते हैं लेने वाले। तो सबसे पहले Mg जो देता है उसको समझते हैं। Mg के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। -2 इलेक्ट्रॉन यू कैन राइट हेयर लाइक दिस। तो जितने इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उनको ही हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं या फिर डोनेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखा, तो इट विल बिकम व्हाट, Mg -2। बात आ गई समझ में। इसको इक्वेशन 1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं सर। उसके बाद में यहाँ क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन जो होगा वो एक क्या होता है, उसको 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन एक क्लोरीन से तो काम नहीं चलेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 क्लोरीन चाहिए। ऐड हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे बनेगा क्या आपका 2Cl -1, क्लोरीन 1 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। अगर 1 और 2 से मैं बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, Mg के 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में क्लोरीन यहाँ पे एक यहाँ लिख दो, एक इस तरीके से लिख दो, आपकी मर्जी है। 1 2 3 4 5 6 7 here, 1 2 3 4 5 6 7, 1 electron will be come here and 1 electron will be come here, so it will become what, MgCl2, magnesium chloride. This is the net equation. This is the net equation. I hope आपको समझ में आ गई होगी कि what is the net equation, what is the final equation. तो इस तरीके से आप किसी भी आपको एग्जाम में मिले तो इसको बोलते हैं एक्चुअली, इसको डॉट स्ट्रक्चर
या फिर नेट इक्वेशन भी बोलते हैं कि MgOCl किस तरीके से एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे. सो यू कैन इजीली ड्रॉ नेट इक्वेशन लाइक दिस. मतलब जो आपका मेटल होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन देगा उसको माइनस इलेक्ट्रॉन करेंगे, जो नॉन मेटल होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और दोनों को इक्वेशंस के LHS को और RHS को एक साथ मिला के लिख देंगे. तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है. दैट्स इट. जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 क्लोरीन आपने लिए, दो क्लोरीन लिए ना हम लोगों ने. दैट्स इट. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो कि सर ये डाउट है, मैं एक नई वीडियो बना दूंगा इस पे. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. अब हम एक चीज़ पढ़ेंगे. क्या आपने देखा होगा कि कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दूसरे को भगा देते हैं रिएक्शन में से कि आप निकलो, मेरे को करने दो यहाँ सारा काम. ठीक है, आप Dream11 पे टीम बनाओ, मैं कर लेता हूँ ये काम. तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं. कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? देखो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं. तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट सबसे ऊपर लिखा है मैंने, और लो रिएक्टिव मैंने सबसे नीचे लिखा है. पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरियम. पता है फेरियम क्या है? फेरियम इज़ अ लैटिन वर्ड ऑफ आयरन. याद रखना है, आयरन का ही लैटिन वर्ड होता है फेरियम. याद रखना है ये. अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद रखना है. उसके बाद टिन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड. इस तरीके से रिएक्टिविटी. सबसे कम रिएक्टिव कौन है? सोना. आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? बेटा, अगर सबसे कम रिएक्टिव है ना, तभी ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है और इसमें जंग नहीं लगती है, तभी ये सबसे महंगा है. बात आगे समझ में? बात आगे की नहीं समझ में? ओके सर, इसको याद कैसे करेंगे? ये क्या लिखा हुआ है देखो. मैंने एक ट्रिक बनाने की कोशिश की और आपको याद हो जाएगा. क्या? कालू नाम का माली आलू जरा फीके से पकाता है. K फॉर कालू, नाम का माली Mg, आलू जरा फीके से पकाता है. कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड. ये आप याद रखना है. कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड. बस 4 आपको याद रखना है. बाकी वो कालू नाम का माली कर देगा काम. ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है. वैसे मैं आपको बताऊं कि ऐसा सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसको सीक्वेंस को याद करने का, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है सीक्वेंस याद करने के लिए. अब इनकी भी कुछ कैटेगरीज बांटी हुई है. क्या कैटेगरीज बांटी हुई है? बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और बिल्कुल ख़त्म. कैसे? K से लेके एल्यूमिनियम तक. ये K से लेके एल्यूमिनियम तक जो हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं. क्या है? हाईली रिएक्टिव. याद रखना है, हाईली रिएक्टिव. एल्यूमिनियम के नीचे क्या है? जिंक. और जिंक से लेके लेड तक, Pb तक, ये हैं आपके मीडियम रिएक्टिव. अच्छा, किससे रिएक्टिव हैं? किससे हैं ये रिएक्टिव? जिससे भी करवाओ उससे रिएक्टिव. ऑक्सीजन से करवाओ, पानी से करवाओ, तो ये बहुत जल्दी करते हैं, ये धीरे धीरे करते हैं. और भाई साहब, जो कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड है, ये है लो रिएक्टिव, खत्म रिएक्टिव. समझ में आ गई बात? अब क्या करना है? मेटल्स के बारे में पता तो चल गया. ये सारे मेटल्स हैं. याद रखना क्या है? ये सारे मेटल्स हैं. अब हमें जो देखना है वो देखना है इनको मेटल्स को आप कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? हम खुदाई करते हैं तो सीधा क्या लोहे का नीचे एक ऐसा गोला सा निकलेगा जिस पे लिखा होगा आयरन या फिर Fe. ऐसा नहीं होता है. तो क्या होता है? एक कीचड़ सा निकलता है या फिर सड़े हुआ एक बहुत बड़ा सा एक टीला सा निकलता है. गंदगी को साफ करके निकालते हैं उसमें से मेटल. अब समझेंगे एक्सट्रैक्शन को. तो सबसे पहले जो हमें गंदगी की फॉर्म में मिलता है उसको बोलते हैं ORE. दूसरा नाम होता है ओर. अब ओर मिल गया. अब ओर हो सकता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स का ओर मिले, हो सकता है आपको मीडियम रिएक्टिव मेटल्स का ओर मिले, हो सकता है आपको लो रिएक्टिव मेटल्स का ओर मिले. अब आप बोलोगे कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं? क्या होता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स? आपके KNaCaMgAl ये हाईली रिएक्टिव है. हो सकता है इनका और मिले, हो सकता है अलग अलग का अलग अलग तरीके से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं. तो अगर मैं हाईली रिएक्टिव की बात करूं तो हाईली रिएक्टिव को अगर निकालना है, आपको वाकई में प्योर मेटल निकालना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता, इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है. अब आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है बॉस? इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ नहीं है. आपको यहाँ पे सीधी सीधी बात बताऊँ मैं मन की, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से पहले उसको ओर को पिघलाना है. पिघला के इस तरीके से बड़ा सा कंटेनर लेना है और इस तरीके से एक तरफ आपको प्लस एनोड और एक तरफ कैथोड लगा के बड़ी सी एक इलेक्ट्रिसिटी से इसको कनेक्ट कर देना है. और यहाँ पे भर देना है आपका मोल्टन ओर. तो आप देखोगे कि अपने आप में ये क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, प्योर फॉर्म बाहर आ जाएगी, सेपरेट हो जाएगी इस कंटेनर में ही. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस याद रखेंगे फॉर हाईली रिएक्टिव के लिए.
अच्छा, ये तो सर बात आ गई समझ में, बट व्हाट अबाउट द मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी? मेटल जो मीडियम रिएक्टिविटी होते हैं उनकी जो गंदगी होती है या तो वो कार्बन से मिले होते हैं, मतलब कार्बोनेट CO3 CO2 से मिलके बने होते हैं, नहीं तो वो सल्फर के साथ हमें गंदगी उनकी चिपकी होती है। अगर कार्बोनेट से मिले हैं तो हम करते हैं कैल्सिनेशन। अब बोलोगे कैल्सिनेशन क्या होता है? अभी कैल्सिनेशन बताऊंगा। हम क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं बड़ा सा, उसमें इस तरीके से क्या करते हैं, उन सबको डाल देते हैं। डाल दिया, डालने के बाद में ऊपर से कैल्सिनेशन बता रहा हूँ, ऊपर से बिल्कुल ढक देते हैं कि हवा घुस ना पाए, और नीचे से लगा देते हैं आग। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर आप गर्म करते हो तो उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। अगर सल्फाइड और है, गंदगी सल्फाइड की फॉर्म में है, तो हम करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होती है सर? रोस्टिंग मतलब यहाँ पे प्रेजेंस होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, मतलब इसको डब्बे को खोल देते हैं। डब्बा क्या होगा, अभी यहाँ पे खुला होगा, डब्बा विल बी ओपन हेयर। जो गर्म करने का डब्बा होगा वो ऊपर से खुला होगा। बात आ गई समझ में? जो डब्बा होगा वो ऊपर से खुला होगा। यहाँ तक बात आ गई समझ में? यस सर आ गई। अब आगे चलते हैं। ओके बिल्कुल चलते हैं। तो डब्बा यहाँ पे खुला है, किसमें? रोस्टिंग में। कैसे याद रहेगा? देखो, कैल्सिनेशन को कैंसिलेशन से याद रखो। कैंसिल मतलब ऑक्सीजन को कैंसिल करना, बस मैं तो ऐसे ही याद करता था। नेक्स्ट है मेटल ऑफ लो रिएक्टिव। ऐसे मेटल जो बिल्कुल लो रिएक्टिव हो वो और की फॉर्म में मिलते हैं, तो कौन सी फॉर्म होती है? सल्फाइड और होते हैं, मतलब उनकी जो गंदगी होती है वो सल्फाइड होती है। तो आपको पता ही है कि सल्फाइड को सही करने के लिए क्या यूज़ किया था अभी हमने? रोस्टिंग। तो इसको भी क्या करेंगे? रोस्टिंग यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ मेटल मिल जाएगा। एक चीज़ बार बार देख रहे हो आप, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होता है? रिफाइनिंग लास्ट प्रोसेस होता है, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन मेटल निकालने का लास्ट प्रोसेस होता है। कैसे करते हैं रिफाइनिंग? जैसे मुझे कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, तो जिस चीज़ की मुझे रिफाइनिंग करनी है उसका सल्फेट ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं? सल्फेट। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट ले लिया, CuSO4 ले लिया। और एक एनोड, एनोड मतलब पॉजिटिव साइड, दिस इज द पॉजिटिव साइड। और एक ले लिया मैंने नेगेटिव साइड, विच इज कॉल्ड एज द नेगेटिव साइड, और वी कैन कॉल द कैथोड। ठीक है, कैथोड पे कॉपर की प्योर रॉड लगा दी, और एनोड पे लगा दी मैंने इम्प्योर रॉड। रॉड मतलब बड़ा सा एक छड़ लगा दी, और मैंने यहाँ पे इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो जो कॉपर है, जो इस इम्प्योर में से प्रेजेंट कॉपर है, वो निकल निकल के प्योर पे जाने लग गया, और प्योर पे जाके क्या होगा? ये चिपक जाएगा, और ये रॉड जो वो है वो मोटी होने लग जाएगी, और जो गंदगी है वो नीचे यहाँ पे जमा होने लग जाएगी। इसको बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं इसको? एनोड मड बोलते हैं इसको। और जो असली चीज है वो जाके चिपक जाएगी, तो जो चिपकी हुई चीज है उसको निकाल लेंगे। दिस इज कॉल्ड द रिफाइनिंग। बिल्कुल प्योर फॉर्म निकाल ली हमने। नेक्स्ट होता है कोरोजन। कोरोजन मतलब दूसरा नाम होता है कोरोजन का, जंग लगना। अब अगर आपके किसी भी चीज पे जंग लग जाता है, तो यहाँ पे क्यों लगता है? जब वाटर से रिएक्शन हो जाती है किसी भी मेटल की, तो जंग ना लगे उसलिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पेंट करके रखना चाहिए, प्रिकॉशंस हैं ये। या फिर हमें अलॉय का यूज़ करना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि अलॉय क्या होते हैं। दो अलग अलग मेटल्स को मिला के जब एक नया मेटल बनाया जाता है उसको ही हम अलॉय बोलते हैं। तो अलॉयज़ के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से आपके सिलेबस में है। सबसे पहला है ब्रास। ब्रास क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक को मिलाने पर ब्रास बनता है। एक होता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज बनता है कॉपर प्लस टिन को मिला पे, इसको बोलते हैं TIN, टिन को मिलाने पे हमारा ब्रॉन्ज बनता है। सोल्डर नाम का भी एक अलॉय होता है जो कि लेड प्लस टिन को मिलाने पे सोल्डर बनता है। अमलगम एक ऐसा अलॉय होता है, मिक्स मेटल होता है, जो कि किसी भी मेटल को मरकरी के साथ आपने मिला दिया तो उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? अमलगम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? अमलगम दे सकते हैं। व्हेन एनी काइंड ऑफ मेटल मिक्स विद मरकरी इज कॉल्ड द अमलगम। सोल्डर समझ आ गया, ब्रॉन्ज समझ आ गया, ब्रास समझ आ गया। दोबारा समझाता हूँ, लर्न करने की ट्रिक भी सिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है? BRASS। यहाँ पे N नहीं है ना, Z नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे Z और N आ जाएगा। जहाँ ZN नहीं है, देखो ब्रास और ब्रॉन्ज एक जैसा साउंड करता है, लेकिन ब्रास में यहाँ पे ZN नहीं है, तो इसका जो कॉपर प्लस में ZN आएगा, यहाँ पे ZN है तो यहाँ टिन आएगा। ये तो दो तो याद हो गई। बाकी सोल्डर का आपको यहाँ पे टिन प्लस में PB लेड याद रखना ही है। अमलगम तो सबसे ईजी है। आपको अगर ये मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ₹1 से लेके जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी मर्जी है वहाँ तक, तो ये मेरा पेटीएम नंबर है 8383047644।
प्लीज़ अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, तो इसी तरीके की मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। इससे क्या होता है कि एक सपोर्ट मिलता है, तो मैं बहुत हाई क्वालिटी वीडियोस आपके लिए प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो थैंक यू एवरीबॉडी। लाइक तो करना ही करना है, सब्सक्राइब भी करना ही करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में या फिर जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसके साथ में आपको शेयर करना है। तो सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, इतना सा तो कर ही सकते हो, इतना मैंने आपके बदले में किया है तो इतना सा आप कर सकते हो। अगर आप फाइनेंशियल 1 रुपए की भी हेल्प कर सकते हो तो इस नंबर पे आप फ़ोन पे, पेटीएम, कुछ भी आप इस पे कर सकते हो। धन्यवाद।